हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। बोले तो क्या, चूल्हा चौका ऑफ द सेल। ठीक है, या फिर आप इसे स्टोरेज बैटरी ऑफ द सेल भी कह सकते हो, या फिर आप इसे मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल ऑफ द सेल भी कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोग इसका पॉपुलर नेम जानते हैं वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट जो ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, कॉलिकर के द्वारा 1880 में। अगर हम बात करेंगे कि इसका नाम अल्टमैन ने क्या रखा, तो अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। फ्लेमिंग और अल्टमैन दोनों ने मिल करके इसकी डिस्कवरी की थी और सबसे ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च किया। इसके कारण से इसके डिस्कवरी का क्रेडिट जो है किसको दिया जाता है, अल्टमैन एंड फ्लेमिंग को दिया जाता है। बाद में माइटोकॉन्ड्रिया टर्म जो है ये दिया गया किसके द्वारा, सी बेंडा के द्वारा। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइंड बाय, तो सी बेंडा क्लिक करेंगे। या फिर और अगर डिस्कवरी की पूछी जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो हम कहेंगे अल्टमैन एंड फ्लेमिंग। ठीक है, बायोप्लास्ट ध्यान रखेंगे कि अल्टमैन ने टर्म दिया था बायोप्लास्ट। ठीक है, डायमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 1.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, और अगर लेंथ की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होता है। नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 1000 से लेकर के 1600 पर सेल ये हो सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स लगाए हैं। जैसे कि अगर बात करेगा किसी ऑर्गेनिज्म में जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हम बात करेंगे माइक्रो एस्टेरियस की और या फिर क्लोरेला फस्का की। ठीक है, ये एक तरह का एल्गी है और उसका नाम क्या है, क्लोरेला फस्का। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम है इसलिए मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है। 5 लाख सबसे ज़्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेगा तो 5 लाख पाए जाते हैं किसमें, कैओस कैओस जो कि एक अमीबा है। अमीबा किस में आता है, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा। ठीक है, यूजुअली प्लांट्स हैव फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया देन एज कंपेयर टू एनिमल सेल। एनिमल सेल के कंपेरिजन में प्लांट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कंपैरेटिवली कम होता है। अगर हम हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है वो फ्लाइट मसल्स ऑफ द बर्ड। बर्ड के जो उड़ने वाले मसल्स होते हैं, फ्लाइट मसल्स जो होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फ्लाइट मसल्स। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसी भी सेल के अंदर, जैसे सपोज करते हैं किसी के अंदर सिर्फ 50 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक साथ कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। ठीक है, कॉन्ड्रियोम कहा जाता है, पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाते हुए समझाता चलता हूं। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है। ये क्या ड्रॉ किया मैंने, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इनर मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा होता हूं तो इनर मेम्ब्रेन को ड्रॉ करते वक्त मैं क्या करता हूं, इसको कहीं कहीं पर मैं फोल्ड करता हूं। ये फिंगर लाइक फोल्डिंग मैं डालता हूं इसमें। ये फिंगर लाइक फोल्डिंग्स आपको दिख रही होंगी, देखिए। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसका बहुत गजब का रोल आपको आगे समझ में आएगा। देखिए, ये मैंने बनाया 2 मेम्ब्रेन। यही रीजन है कि हम क्या कहते हैं कि कवर्ड बाय डबल यूनिट मेम्ब्रेन। 2 मेम्ब्रेन्स हैं। बाहरी मेम्ब्रेन जो है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन है और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको कुछ ना कुछ स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में आपको कुछ ना कुछ स्पेस देखने के लिए मिल रहा है। ये स्पेस, ये जो स्पेस देखने के लिए मिल रहा है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है, सॉरी, इस स्पेस को कहा जाता है पेरी मेम्ब्रेनस
पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, इसे क्या कहा जाता है? पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। बात करेंगे आगे कि पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस का क्या क्या रोल होता है, सब कुछ डीपली बात करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, ये जो हमने देखा, और ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देख रहे हैं आप, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्रिस्टी, TAE, क्रिस्टी, ठीक है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ क्रिस्टी डिपेंड्स अपॉन द माइटोकॉन्ड्रिया विच लाइज इन द टाइप ऑफ सेल। जिस टाइप का सेल है उस तरह के मतलब उस तरह के सेल के अंदर, मतलब कि वो सेल कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर वो सेल सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाला सेल है तो उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसके क्रिस्टी का नंबर बहुत ज्यादा होगा। तो नंबर ऑफ क्रिस्टी जो है वो डिपेंड करता है कि वो सेल कितना एक्टिव है, ठीक है। तो जो सेल जितना ज्यादा एक्टिव होगा उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टी भी क्या होंगे? उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन पर हम देखेंगे कि कहीं कहीं हमें एक सेसाइल, सेसाइल का मतलब क्या होता है? एकदम चिपका हुआ सेसाइल पार्टिकल हमें कहीं कहीं चिपका हुआ देखने को मिल रहा है आउटर मेम्ब्रेन पर, इनर मेम्ब्रेन पर नहीं। एकदम सेसाइल पार्टिकल मतलब एकदम चिपका हुआ पार्टिकल आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस चिपके हुए पार्टिकल को क्या कहा जाता है? ये रेड से मैं इसको दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं सब यूनिट ऑफ पार्सन। इसे क्या कहते हैं? सब यूनिट ऑफ पार्सन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन को रहने दें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे इस टाइम पर? अगर हम मैंने ऊपर लिखा है क्या? नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूं। नोट, इफ वी रिमूव, आप एक साथ नोट कर लेना, अभी आप समझ लो। इफ वी रिमूव द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ mitochondria, then mitochondria will be termed as इसे हम लोग तब क्या कहेंगे? माइटोप्लास्ट, ठीक है। अगर सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन को हटा दें और उसके अलावा सिर्फ इनर मेम्ब्रेन को रहने दें, तो इनर मेम्ब्रेन के साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा सिर्फ इनर मेम्ब्रेन के साथ, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग माइटोप्लास्ट कहेंगे। ये पूछा गया है, इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपको क्रिस्टी देखने के लिए मिल रहा है इस पर, यानी कि इस इनर मेम्ब्रेन पर इनर साइड से आपको फिर से कुछ पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। मैं पूरे माइटोकॉन्ड्रिया पर अगर इसको बनाने लग जाऊंगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। मैं कुछ पोर्शंस पर बना देता हूँ, आप चाहे तो अपने नोट्स पर पूरा ड्रॉ कर लेना, या फिर कुछ दूर तक भी आप ड्रॉ करके इसे आराम से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरे के पूरे माइटोकॉन्ड्रिया पे इस तरह से पूरे का पूरे क्रिस्टी पर इनर मेम्ब्रेन पर इनर साइड से ये पूरा का पूरा फैला हुआ है, बना हुआ है इस तरह से करके, ये पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर बाहर निकाल करके बनाते हैं तो ये हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। मैं एक स्केमिक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखेंगे। ये इसको लेकर के मैंने सीधा करके यहाँ पर बनाया है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं F0 सब यूनिट, और इसे कहते हैं F1 सब यूनिट, F1 सब यूनिट, और इसको F0 सब यूनिट कहते हैं। और कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है? F0 F1 पार्टिकल, ठीक है।
F0 F1 पार्टिकल क्या काम होता है, सबके बारे में आराम से बात करेंगे। ये F0 F1 पार्टिकल आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन पर या इनर मेम्ब्रेन पर, तो आपका आंसर होगा इनर मेम्ब्रेन पर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये इनर मेम्ब्रेन पर किस तरफ से प्रेजेंट है, आउटर तरफ से या इनर साइड से, तो आपको हो गए इनर साइड से, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इसको एक और तरीके से पूछा जा सकता है। क्योंकि इनर मेम्ब्रेन जो है इसका दो फेस है, ये जो है ये बाहर का फेस है, आउटर फेस, और इस आउटर फेस को कहा जाता है सी फेस। इस आउटर फेस को क्या कहा जाता है, इस आउटर फेस को कहा जाता है सी फेस। और जो इनर साइड जो इसका फेस है, इसके दो चेहरे हैं, ठीक है, तो जो इनर साइड है उसको कहते हैं, जैसे कि ये इनर फेस है, इनर सरफेस समझ लें आप, सरफेस या फेस, जो इनर सरफेस है उसको कहा जाता है एम फेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आउटर सरफेस जो है, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन की हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा मिला करके क्या, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका आउटर फेस और इनर फेस दोनों मिला करके हम इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। और अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि F0 F1 पार्टिकल जो है वो कहां पर प्रेजेंट है, तो टुवर्ड्स इनर साइड, यानी कि एम फेस की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, एम फेस की तरफ प्रेजेंट है। और इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इसको कहा जाता है ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम कहा जाता है। इसी F0 F1 पार्टिकल को ऑक्सीजोम कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोले तो क्या, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है, तो एटीपी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं। इसका एक और नाम आता है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल, ठीक है ना। तो इसे तीन नाम से हम लोग बुलाएंगे, F0 F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। और ये किधर प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन पर टुवर्ड्स द इनर साइड, यानी कि एम फेस की तरफ, ठीक है। देखिए, ये हमने अभी तक में जो स्ट्रक्चर की बात की, अब हम इसमें कुछ और भी कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कंपोनेंट ऐड कर रहा हूँ। इसको ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने राइबोसोम्स ऐड करे हैं, ये राइबोसोम्स हैं। स्पेशली अगर हम बात करेंगे किस टाइप का, तो 70S टाइप, ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। और साथ में हम क्या देखते हैं कि कुछ सर्कुलर फॉर्म में, ये देखिए सर्कुलर फॉर्म में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट है यहाँ पर, सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी प्रेजेंट है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये जो मैंने DS लिखा है ना, ये बहुत जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा, DS SS, तो SS का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और ये DS बोले तो क्या, डबल स्ट्रैंडेड। आप यहाँ पर देख सकते हैं दो स्ट्रैंड मैंने ड्रॉ किए हैं, सर्कुलर है तो मैंने सर्कुलर फॉर्म में इसको बनाया, और ये DNA मॉलिक्यूल है, इस कारण से इसे DNA का, तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA। और हम जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट प्लाज्मिड टाइप का है। इसके साथ में इसके पास क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में इसके पास क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे टाइप के RNA प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अपना काम खुद से भी चला सकता है, ठीक है ना। इस कारण से इसको सेल विद इन दिस सेल कहा जाता है। इसको एक सेल की तरह माना गया और ऐसा माना गया कि ये एक सेल के अंदर रहता है, ठीक है ना। तो इस कारण से इसको सेल विद इन दिस सेल कहा गया, कि सेल के अंदर एक छोटा सा सेल, ठीक है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ अमाउंट में कुछ RNA भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ RNA भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, ये जो मैंने बात की पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, जो कि किसके किसके बीच में प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि स्पेस
स्पेस फॉर्म्ड ड्यू टू इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर में जब दोनों मेम्ब्रेन की बात हो जाए तब आप कहेंगे या फिर कहेंगे आप कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कह रहे हैं। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। और ध्यान रखेंगे ये पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस जो है ये एंजाइम्स पजेस करते हैं, एंजाइम्स पजेस करते हैं फॉर दी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के ऑक्सीडेशन का एंजाइम पजेस करते हैं कौन, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो देख सकते हो आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया गया, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया गया ये वाला स्पेस है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये इसके द्वारा ऑक्युपाई किया गया। और इस स्पेस को क्या कहा जाता है, इस स्पेस को कहा जाता है मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग इस दोनों को याद रखोगे कि पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस के पास ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए एंजाइम होगा, जबकि मैट्रिक्स के पास क्रेब्स साइकिल का एंजाइम होगा। ठीक है। ये आपको आगे बहुत काम देने वाला है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, उसके बाद जब हम लोग प्लांट्स में रेस्पायरेशन की बात करेंगे, वहां पर ये हमें बहुत काम देने वाला है। ठीक है। अब देखिए दोनों ही मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये अपना अपना सेपरेट एंजाइम पजेस करते हैं। दोनों मेम्ब्रेन अपने अंदर भी कुछ अलग अलग टाइप के एंजाइम पजेस करते हैं, तो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ध्यान रखेंगे जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके पास भी एक खास तरह का इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, ये इस इनर मेम्ब्रेन के पास हम क्या जानते हैं, इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स, जिसे कि हम लोग ETS के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स होता है। और इसके थ्रू ही माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे तरह के एनर्जी कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स फाइनली अपना इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचाता है, इस F0 F1 पार्टिकल के पास। और ये जो है ये 2 प्रोटॉन का यूज करते हुए 2H+ का यूज करते हुए एक ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। इस कारण से मैंने इसको क्या कहा था, ऑक्सीजोम कहा था। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में काम आता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में सर ATP का फॉर्मेशन होता है। ATP बोले तो क्या, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। चलिए यहां तक हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात हो गई। आइए इसमें अब बात कर लेते हैं कुछ डेफिनेटिव फॉर्म में कि आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में आउटर मेम्ब्रेन के पास ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। इनर मेम्ब्रेन हैज मोर प्रोटीन, उसके कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन ज्यादा होता है, इसके पास आउटर मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन कम होगा। द टू मेम्ब्रेन्स हैज देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के हिसाब से दोनों ही मेम्ब्रेन्स के पास अपने अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जिसमें से हमने इनर मेम्ब्रेन की तो बात कर भी ली कि इसके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ETS से रिलेटेड एंजाइम्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पे। ठीक है। नोट हमने अभी जस्ट बात कर लिया कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हटा देंगे, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन को अगर हम हटा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइटोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो उसके पास किस टाइप का राइबोसोम होता है? उसके पास 55S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है। ठीक है। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो फंक्शंस में क्या क्या आता है? पहला आता है साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब समझा देता हूं मैं आपको। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अब आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन तो होता ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। आप जिसे रेस्पिरेशन समझ रहे हो ना, मैं यहाँ पर जो जिस रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप रेस्पिरेशन समझते हो सांस लेना, ठीक है ना? ठीक है, इसे ब्रीदिंग कहते हैं, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। आप जिसे सांस लेना कहते हो ये ब्रीदिंग है। ठीक है, ये सिर्फ ब्रीदिंग है, जिसमें कि हम लोग क्या कहते हैं? इनस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, इनस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इनस्पायरेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस का बाहर निकालना। इनस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो वो हो गया ब्रीदिंग। उसके बाद जब आते हैं हम लोग सेल के लेवल पर, चूंकि आपने जो हवा ली वो लंग्स में पहुंचा, लंग्स में वो छन के ब्लड में आ गया, और ब्लड में वो ऑक्सीजन जो है, ब्लड में वो ऑक्सीजन छन के आ गया, और वो ऑक्सीजन जो है एक एक सेल तक पहुंचा दिया गया। उस सेल में उस ऑक्सीजन को ले जा करके माइटोकॉन्ड्रिया को दिया गया, और माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन का यूज करता है बहुत सारे मेटाबोलाइट्स को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, और वहां पर उसको ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करवाया जाता है उसको एक्चुअली रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है ना? चलिए, आज हमने रेस्पिरेशन की नई परिभाषा देखी। अब हम देखेंगे यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कब होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। इसके कारण से इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, इस कारण से ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। अगर इसी जगह पर ये रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता तो इसे हम लोग सिंपली क्या कह रहे होते? एनएरोबिक। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो एनएरोबिक। यहां पर कैसा हो रहा है? यहां पर हो रहा है एरोबिक। इस कारण से हम यहां पर इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पर इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और साथ में क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखेंगे, जब किसी भी जैसे सपोज करो शुगर कंटेंट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, उस कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को जब तोड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे अमाउंट में क्या निकलता है? शुगर निकलता है, वाटर निकलता है, जिसको कि हम लोग मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। एक तरह का वाटर तो आप पीते हो ग्लास से, और दूसरे तरह का वाटर जो है आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने से, रेस्पिरेशन के दौरान उसको ब्रेक डाउन करने से प्रोड्यूस होता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। जब हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन में पहुंचेंगे तब आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे एटीपी का प्रोडक्शन होता है इस कारण से। और एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी एनर्जी करेंसी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, इस कारण से इसको एक और नाम क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के पावर हाउस का काम कर रहा है। ये देखिए, मैंने कहा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ईटीएस का एंजाइम पजेस करता है। अभी मैंने बताया कि ईटीएस का एंजाइम पजेस करता है। ईटीएस का एंजाइम पजेस करने के कारण क्या है कि ये इसको यहाँ तक में ये 2H+ जो है यहाँ पर ला करके दे देगा। अब ये इस 2H+ को ये क्या करेगा? इस तरफ भेज करके यहाँ पर क्या करवाएगा? ये ADP था, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ये ATP में कन्वर्ट कर देगा, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारा एनर्जी करेंसी है। ठीक है, इस कारण से ऐसे करके ये काम होता है। इस तरीके यहाँ पर से ऐसे करके इसने भेजा 2 प्रोटॉन को, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? ATP का। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे फंक्शन की। तो दूसरे फंक्शन में ये एग के अंदर जो oocytes होते हैं, oocytes के अंदर क्या करते हैं? ये वाइटलोजेनेसिस का काम करते हैं, वाइटलाइन मेम्ब्रेन का बनाने का काम करते हैं। एक जगह पर और ध्यान में आया होगा आप लोगों को, वाइटलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है ना, याद कीजिए,
बहुत अच्छा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी वाइटोलोजेनेसिस में रोल प्ले करता है, इसके कारण से इसको यॉक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ oocyte को। ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहा जाता है? यॉक न्यूक्लियाई कहा जाता है, पूछा गया है। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी पार्टिसिपेट करता है। अब ये कौन सी बला है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 5 स्टार इसको लगा रहा हूँ, इसीलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप इसे 12th में जब जेनेटिक्स के अंदर जब आप पढ़ोगे उस समय पर आपको, जेनेटिक्स में हम जानते हैं क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो वहाँ पर हम लोग इनहेरिटेंस का एक और टाइप पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, और वहाँ पर आपको एक एक बातें क्लियर होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक बात बता देता हूँ कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? जेनेटिक मटेरियल। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया के पास जेनेटिक मटेरियल है? यस। एक सेल में, विद इन दिस सेल अगर हम बात करते हैं तो इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है। कहां पर? न्यूक्लियस में। ये रहा, न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी जेनेटिक मटेरियल है। ये रहा सर्कुलर नेकेड डीएनए की फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड डीएनए की फॉर्म में, यहां पर भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसके अलावा भी अगर हम लोग बात करेंगे तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसको कि आप प्लास्टिड कह लेते हो, मैं एक टाइप बात कर रहा हूं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लास्टिड के पास भी जो होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर भी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो वहां से तो ये दोनों का रोल होता है किसमें? इस दोनों का ही रोल होता है किसमें? सीआई बोले तो क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो जब मैं प्लास्टिड की भी बात करूंगा तो वहां पर भी मैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये चूंकि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये दोनों ही ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। न्यूक्लिक जो इनहेरिटेंस है वो न्यूक्लियस से होगा, ठीक है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू अगर कोई इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट करता है कोई जेनेटिक मटेरियल, तो उसे हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रखेंगे क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो ये दोनों मटेरियल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बायोजेनेसिस का मतलब क्या कि नेचर में माइटोकॉन्ड्रिया बनता कैसे है, नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया की याद रखेंगे, ये बिल्कुल बैक्टीरियाज की तरह ये भी किसमें कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनरी फिजन की तरह डिवाइड करते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाले होते हैं तो उस समय पर ये क्या होते हैं, दो भाग में टूट करके अपने आप अलग हो जाते हैं, बाइनरी फिजन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेपरेट ऑर्गेनल और या फिर एक सेल की तरह देखा जा सकता है, और इसे ऐसा माना जाता है कि ये बाहर भी सेल फ्री मीडियम में भी ये आराम से सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसके पास सर्वाइव करने की सारी मैसेनरीज प्रेजेंट हैं। यही रीज़न है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सेमी मतलब आधा, और ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, जो कि अपना मालिक खुद हो। लेकिन चूंकि अभी ये सेल के अंदर है तो सेल के भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में चलता है, ये भी न्यूक्लियस के कंट्रोल में चलता है। इस कारण से इस दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल कहा जाता है, ठीक है। या फिर इसे हम लोग एक और नाम क्या कहते हैं, सेल विद इन द सेल, सेल विद इन दी सेल भी कहा जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच।